तो यार आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। असल में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना चाहते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करनी थी तो यार जब पहले कभी पढ़ाते रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब भी पढ़ाते हैं तो समस्या चार्ज की आ जाती है। चार्ज के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है, तो उस वजह से होती समस्याएं। तो देखिए आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी की पूरी 12th लेवल पे है, आज इंट्रोडक्शन है एक तरह का, उसमें आप समझ लें। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी की पूरी है वो कुछ इस तरह डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहेगा। अभी हम बताएंगे, आज हम लोग चार्ज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम बता देंगे क्या ज़रूरत पड़ने वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इसमें के इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पूरे साल की बात बता रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी दो टाइप का होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है चार्ज का, यूनिफॉर्म स्पीड रहती है चार्ज की एक, और एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो इतने में ही आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी निपट जाएगी। और लेकिन अभी हम लोग केवल और केवल किसके बारे में समझने वाले हैं? यूनिफॉर्म स्पीड किसकी रहती है? चार्ज की। इसमें तो अभी हम लोग जो समझने वाले हैं वो केवल चार्ज है। देखिए प्लान ये है कि असल में ये चैनल IIT JEE और नीट के लिए बनाया गया है, लेकिन आप बात समझ लें कि पहले आपको 12th का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 12th का मतलब कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो पहले 12th, उसके NCERT के क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद ही फिर हम नीट पे जाएंगे और फिर IIT JEE पे जाएंगे। यानी कि आपका वो जो डर है कि 12th का सिलेबस लटक जाएगा वो नहीं रहेगा। अब आपको मतलब अब फिज़िक्स एकदम जीरो लेवल से, एकदम ग्राउंड लेवल से कराई जाएगी। तो एक बात होती है ना कि चीज़ों को चलो शुरू से शुरू करते हैं, तो वही शुरू से शुरू करने के लिए ही इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का एक टॉपिक पकड़ा है। आज पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। ये होता क्या है, एकदम जीरो लेवल से समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए एक बात समझिए कि यार जो मॉडर्न व्यू है, पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब मैटर है कुछ, ये है मैटर। तो इस मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस प्रॉपर्टी की वजह से मैटर क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस करता है, या तो प्रोड्यूस करता है या फिर क्या करता है? या फिर एक्सपीरियंस करता है। ये समझिए कि कोई मटेरियल, मैटर की एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो मैटर मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या तो प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है या फिर दोनों करता है। तो उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ गए? उसी को बोलते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मतलब ये है कि मास कंपलसरी है। चार्ज होने के लिए क्या कंपलसरी है? चार्ज होने के लिए मास कंपलसरी है। अगर मास होगा तभी चार्ज होगा, यानी चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। अभी भी हमने आपको ये नहीं बताया है कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चक्कर है। अब वो हम आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो में बताएंगे। देखिए जो मॉडर्न व्यू है, जो एकदम मॉडर्न समझ है, वो कहती है कि जितना भी मटेरियल है संसार का, कुछ भी हो वो बना हुआ है एटम से। अब एटम के अंदर मान लीजिए ये एटम है, जानते ही हैं एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। और बाहर के ऑर्बिटल में, हम एटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एटम की, तो एटम के अंदर क्या होता है? हर एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाहर के इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि यार ये आपका मटेरियल है, ये मैटर है, कोई ये मैटर है और इसमें मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अच्छा कुछ बात समझिए, देखिए कोई भी दुनिया का एटम हो, अगर आप एटम लेते हैं तो उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर तभी वो न्यूट्रल होता है। ऐसा माना जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमने इसमें लिया तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो अभी इसमें क्या होगा कि चार्ज जो है वो जीरो होगा। चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन पे माना जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो अगर आप देखेंगे तो केवल माइनस प्लस का ही फ़र्क है, बाकी चार्ज तो बराबर ही है इलेक्ट्रॉन पे भी और प्रोटॉन पे भी। तो यार अगर मान लो 11 यूनिट यानी 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज माइनस में है और 11 प्रोटॉन के बराबर चार्ज प्लस में है, तो वो प्लस माइनस मिल के कैंसिल कर देगा, चार्ज हो जाएगा जीरो, तो चार्ज शो नहीं करेगा। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपने इसी मटेरियल को पकड़ा, वो बचपन में आपने खेला होगा स्केल लेकर के, जो स्केल होता था उसको बालों पे रगड़ते थे और कागज़ को फाड़ के टेबल पे डाल देते थे, और इसके बाद जो है उसके ऊपर जब स्केल घुमाते थे तो कुछ कागज़ उठ के उसमें स्केल में चिपक जाते थे। वो ज़रा आप थोड़ा अच्छे समझिए। देखिए ये जो आपका 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन वाली चीज़ है। अच्छा आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर कौन होता है? बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कभी बाहर नहीं होते। यानी कि अगर इससे कुछ जाएगा, रगड़ दे तो मान लो निकल के बाहर भागेगा तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, अंदर से प्रोटॉन थोड़ी चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसको किसी अदर के साथ रगड़ दिया, इसके साथ मान लो रगड़ दिया, इसमें मान लो 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे। अब हुआ क्या कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें चले गए रगड़ने के चक्कर में। जब रगड़ा तो क्या हुआ कि इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें चले गए, तो इसमें बचे 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो पूरे ही बचेंगे, प्रोटॉन को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसमें बचेंगे 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे। 5 इसके इसमें चले गए रगड़ने की वजह से, और इसमें आएंगे 12 प्रोटॉन। ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो प्रोटॉनों पे चार्ज कैसा होता है? प्लस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। किस वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है। 5 इलेक्ट्रॉन और होते तो इसको बैलेंस कर देते। इसको देखिए, इसका जो 12 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है वो 12 प्रोटॉन के प्लस चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इस वजह से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उतना इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जब कभी रगड़ने की वजह से या किसी और कारण से इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो प्लस चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से चार्ज जो है, चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब नॉर्मली थोड़ी मोटी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज़ होती है। तो यार एसआई सिस्टम में, हम इलेक्ट्रिक करंट बताने नहीं जा रहे हैं, वैसे बस ऐसे कुछ यूज करना इसलिए बता रहे हैं। एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट को यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या मानते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यार जब हम कोई बात बताते तो आधी सुनोगे आधी समझोगे तो पेपर में क्वेश्चन गलत होना ही होना है। हमने बोला है ऐसा एसआई सिस्टम में करते हैं। एसआई सिस्टम लेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। तो फिर इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को डेराइव्ड क्वांटिटी मानेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या मानेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बात समझिए, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला
बचपन में पढ़े होंगे, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 10th में पढ़े होंगे यार। तो क्यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई को एम्पियर से डिनोट करते हैं, इसकी डायमेंशन ए होती है, और टी टाइम को टी से डिनोट करते हैं, उसकी डायमेंशन टी होती है। तो यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी आ जाएगा। तो ये बताइए चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज की डायमेंशन होगी, चार्ज की डायमेंशन होगी, वो होगी 80। ये हो जाएगी चार्ज की डायमेंशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी चार्ज की। अगर हम अभी इसी में रहें तो ये बताइए कि Q इक्वल टू क्या आया? आई टी। Q आया I इंटू टी। अब सपोज दैट I है एम्पियर और टाइम ले लिया सेकेंड, तो यार ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इस एम्पियर सेकेंड को ही हम आगे चल के कूलॉम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम। और यार ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस सिस्टम से ली गई यूनिट है कूलॉम, ठीक है ना। अच्छा, एक और कुछ समझ लें, यह यूनिट डायमेंशन न्यूमेरिकल्स में इतना इरिटेट कर देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ। एक कूलॉम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU क्या होता है अभी 2 मिनट में बता देंगे। इक्वल टू होता है 1/10 EMU, ठीक, ये यूनिट है। अब इसके अलावा एक यूनिट और होती है, ये थोड़ी देर का डेटा है, बस 2 सेकंड 3 सेकंड में, मतलब 3 मिनट में, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यार नोट्स बना रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने कहा कि यूनिट्स वगैरह भी डाल देते हैं, नहीं तो फिर वजह परेशान रहेंगे आप, बाद में न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है एम्पियर आवर, एम्पियर इंटू आवर। यार करंट की यूनिट जानते हैं एम्पियर होती है, तो इसकी होती है एम्पियर आवर, और एम्पियर आवर की वैल्यू होती है 3600 कूलॉम के बराबर, ठीक है। एम्पियर आवर की यूनिट कितनी होती है? 3600 कूलॉम की। और एक फैराडे इक्वल टू होता है 9600 कूलॉम के बराबर। अगर आप एक नज़र डालें तो ये जो फैराडे है, फैराडे ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। मतलब अगर आप मेरे ओपिनियन से पूछेंगे तो ये है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मान लो हो सकता है आपको नीट के पेपर में पूछ दे कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बताएं, तो क्या होगी? फैराडे। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर देखें तो वो होती है ESU। देखिए ESU एक कूलॉम में इतने से जब डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, इससे डिवाइड करेंगे तब एक ESU आएगा। अच्छा, ESU को एक नाम और जानते हैं, ESU को बोलते हैं फ्रैंकलिन। इसी यूनिट को दूसरे नाम से जानते हैं फ्रैंकलिन, या डिनोट कर देते हैं FR से। तो ये फ्रैंकलिन या FR, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जबकि ये फैराडे आपकी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। 9600 नहीं होता है, ये होता है 96,500 कूलॉम। गलती से मिस्टेक हो गई थी इसमें, देख लीजिएगा। 96,500 कूलॉम होता है फैराडे में। और इसके बाद आता है ESU है क्या? देखिए, कुछ नहीं, बस एक यूनिट है, उसको बोलते हैं स्टैटिक कूलॉम। ESU का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म नहीं, एक अदर नेम है स्टैटिक कूलॉम, ESU। इसी को हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं, और ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज है। एक रिलेशन भी होता है, बस 2 मिनट की बात और रह गई है, इसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए, EMU ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई ESU ऑफ चार्ज, वो आता है 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻10। अच्छा,
अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बात पे। तो जो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन बताई थी, देखिए जब जब आपके सामने मुसीबत आएगी, जब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जब आपको क्वेश्चन बहुत टेढ़ा लगे कि अब तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तो आप ये समझ जाइए कि आपने बेसिक में कहीं लोचा कर दिया है। ये बताइए कि हमने क्या कहा था कि चार्ज जो होगा, चार्ज, तो चार्ज जो है वो मास की यानी मैटर की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर मास ना हो, मतलब मास हो ना, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी क्या? नहीं होगी। यानी कि मास के बिना तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। मास के बिना चार्ज पॉसिबल ही नहीं। अगर चार्ज होगा तो मास हर हाल में होगा। लेकिन यार बताओ, जैसे मतलब ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इंसानों में पाई जाती है। एक इंसान है, इंसान मतलब मान लो रामलाल है, रामलाल है, ये ऑनेस्ट आदमी है, तो ऑनेस्टी रामलाल में पाई जाती है। मगर श्यामलाल भी इंसान है, ज़रूरी है क्या कि ऑनेस्टी श्यामलाल में भी हो? नहीं। लेकिन ऑनेस्टी होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का तो होना ज़रूरी होगा ना, एक आदमी तो चाहिए ना, ऑनेस्टी उसी में तो होगी। तो बस वही बात है कि यार ऑनेस्टी होने के लिए कम से कम एक जीवित चीज़ होनी चाहिए जिसमें ऑनेस्टी होती है। लेकिन कोई चीज़ जीवित है तो क्या उसमें ऑनेस्टी होना ज़रूरी है? नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी मामला है कि यार चार्ज होने के लिए मास होना ज़रूरी है, मगर मास होने के लिए चार्ज भी होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब बात समझ लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे एक वर्ड होता है फोटोन। फोटोन तो आप जानते होंगे, लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। माना जाता है कि लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आती है, उनको फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन को एक पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल, और इसका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास क्या होता है? 0, यानी इसका मास 0 है फोटोन का, तो इसमें चार्ज होगा? इसमें चार्ज नहीं होगा, इसमें नो चार्ज। चार्ज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है फोटोन में। फोटोन में चार्ज क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इसका रेस्ट मास 0 है। एक होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में मास लेस है। ये रेस्ट मास क्या है? इसका रेस्ट मास क्या है? 0। अब इसका रेस्ट मास 0 है तो इसमें चार्ज क्या होगा? चार्ज भी 0 होगा। इसमें भी चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है। ठीक है। अब इसका उल्टा समझते हैं कि मास नहीं है इसलिए इसमें चार्ज नहीं है। अब सोचते हैं कि अगर चार्ज हो तो इसका क्या मतलब निकलेगा। अगर आपको पता चल जाए कि इसमें चार्ज है तो क्या मतलब निकालेंगे। देखिए जैसे यार बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज हैं, कैनाल रेज हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने, बीटा रेज, कैनाल रेज और कॉस्मिक रेज। ये यार कभी आगे चलकर, अब तो पढ़ाना ही है, तो कॉस्मिक रेज आपको समय आने पे बता देंगे क्या होती हैं। बीटा रेज, कैनाल रेज जैसा नाम आपने सुने होंगे। इन तीनों रेज में खास बात ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रभाव में आ जाती हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये अपने रास्ते से भटक जाती हैं, या तो उस मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगी तो उसकी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, या उसकी तरफ मुड़ जाएंगी, या उससे अपोजिट मुड़ जाएंगी, मगर अपने रास्ते से भटक जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इन रेज में चार्ज होगा। यार चार्ज ही तो आता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में। हमने आपको बताया था कि मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे या फिर प्रोड्यूस करे। तो अब यहाँ पे रेज है, मान लो बीम है, बीटा रेज की पूरी बीम है, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आ रही है, यानी कि उसको एक्सपीरियंस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें चार्ज है। अब अगर ये मालूम चल गया कि इनमें से किसी में भी, मतलब इन तीनों में भी चार्ज होता है, जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में ये तीनों आ जाती हैं। तो इससे हम ये तो जान ही जाते हैं कि इनमें चार्ज तो पक्का है। अच्छा, जब पता चल जाए कि चार्ज पक्का है तो चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बीटा रेज में भी मास होगा, कैनाल रेज में भी मास होगा और कॉस्मिक रेज में भी मास होगा। ठीक है। इसके अलावा समझने, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
तो समझ रहे हैं, इसको ऊपर समझ लीजिए कि इतने में हमको जैसे मालूम चला कि इनमें चार्ज है, वैसे हम तुरंत समझ गए कि भैया इसमें मास भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे गामा रेज हैं, जैसे एक्स रेज हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। गामा रेज और एक्स रेज में कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, एक और बात समझे, देखिए अगर मान लीजिए अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, बताया था चार्ज करने का मतलब क्या है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दीजिए या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉनों को घटा दीजिए, दो ही काम कर सकते हैं, तभी तो चार्ज होगी। अदर मेथड भी होते हैं, लेकिन अभी तो हमने आपको यही बताया है कि या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन घटेंगे। देखिए मान लीजिए, देखिए क्या करते हैं, अगर ये आपकी बॉडी है और इसको अगर आप चार्ज करते हैं, मान लीजिए इसको आप चार्ज करने जा रहे हैं ऐसे, तो जब इसको आप चार्ज करेंगे तो मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए 100 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। मगर इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है तो चार्ज विदाउट मास तो होता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो चार्ज बढ़ेगा तो मास भी तो बढ़ेगा। तो जब माइनस चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, बॉडी का जो मास है, बॉडी का मास है वो इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। और अगर आपको यही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज करनी तो आप क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे उसी हिसाब से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इससे हो जाएंगे कम। इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो अपने साथ क्या ले जाएंगे, मास भी ले जाएंगे। तो मास क्या हो जाएगा, मास इसका जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये समझाने वाली बात थी। बाकी आप इतना याद रखें कि जब कभी भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मगर कितना बढ़ जाता है, कितना कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो समझ लें। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये तुच्छ प्राणी है एकदम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना होता है यार इलेक्ट्रॉन का मास। अब यार इस समझ रहे हो, 0 पॉइंट के बाद 31 तो पहले 0 लगाओगे तब जाकर कहीं 91 करके शुरू होगा। तो मतलब ये मास हद से ज़्यादा कम होता है यार। ये फिर बॉडी का मास उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो यार इसीलिए फिर ये इसकी वजह से जो मास बढ़ता घटता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। मतलब 2 कुंटल 3 कुंटल गेहूँ है, उससे 2-4 दाने निकाल लिए, 2-4 दाने डाल दिए, तो उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। तो ये है मामला। लेकिन अगर पूछेगा कि परिवर्तन होता है कि नहीं, तो परिवर्तन तो होता है मगर नेग्लिजिबल परिवर्तन होता है, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं बनता। इसके बाद ये समझे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि यार चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी, आप जानेंगे चार्ज एक जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिस्क्रीट वैल्यू लेती है तो उसको बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। डिस्क्रीट वैल्यू का क्या मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, ये सब पॉसिबल है। यानी कि चार्ज जो है वो प्लस माइनस एनी इस तरह का, और एन जो है वो होना चाहिए इंटीजर, ऐसा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इंटीजर नहीं हुआ, ऐसा वाला हुआ, ये वाला 3/2 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कोई पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह की वैल्यू कभी नहीं लेता है, यानी इसी तरह की वैल्यू लेता है। इसी को बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, हमेशा चार्ज इसी फॉर्मेट में मिलता है। इसकी कुछ अजीब सी एक बात समझ लें। बात यह है कि यार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, कुछ मॉडर्न व्यूज़ है, कुछ नए साइंटिस्ट का क्या मानना है वो समझ लें कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
के बारे में ये बताया जाता है कि ये इनका कंपोजिशन क्वार्क से होता है, क्वार्क से। और यार क्वार्क में इन दोनों का, ठीक है, और क्वार्क में ±1/3 इलेक्ट्रॉन या फिर ±2/3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का भी चार्ज पॉसिबल है। तो यार अभी तो हमने कहा था कि फ्रैक्शन में चार्ज हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन में मतलब एक इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है माइनस का, मगर इलेक्ट्रॉन का फिर फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। हमने कहा था एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन करके होगा, 1/3 2/3 नहीं होगा। तो फिर क्या मानेंगे, क्वांटाइज नहीं होता है। लेकिन यही होता है, क्वांटाइज्ड होता है। होता इसलिए कि क्वार्क जो है, ये जो क्वार्क्स हैं वो फ्री में पाया ही नहीं जाता, फ्री स्टेट में कभी भी पाया नहीं जाता। इसलिए मानते यही हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। यार कंजर्व्ड का मतलब पता होगा आपको कि कंजर्व्ड का मतलब होता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसके अलावा एक बात यह है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। कैसे? मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ये, और इस पे कुछ चार्ज है, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है इसमें। तो अगर आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल के देखते हैं, तो भी ये चार्ज 10 कूलम ही रहेगा। यानी कि इस पर कितना चार्ज है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जहां से ऑब्जर्वर खड़े होकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। या मान लो ये बॉडी, ये मैटर आपका मूव करने लगे, चाहे जितनी इसकी स्पीड बढ़ा दो, चार्ज इसमें जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम ये बात बता रहे हैं आपको, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सी नई बात बता दी, तो सबको पता है। नहीं पता होती। देखिए क्या नहीं पता है, चार्ज डेंसिटी और मास। ये अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा। वो देखिए क्या है, चार्ज डेंसिटी और मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ गए? चार्ज डेंसिटी और मास जो है किसी भी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करते हैं। अगर स्पीड बढ़ती है तो ये दोनों चीज़ें, चार्ज डेंसिटी और मास दोनों बढ़ जाते हैं। स्पीड इंक्रीजेस देन चार्ज डेंसिटी एंड मास बोथ इंक्रीजेस। आप समझ लीजिए, चार्ज इंक्रीज नहीं करता है बट चार्ज डेंसिटी स्पीड बढ़ने पे बढ़ती है, मास भी स्पीड के बढ़ने पे बढ़ता है। आपको याद होगा कि हमने पीछे अभी बात करी थी रेस्ट मास की। रेस्ट मास जिसको बता रहे थे, फोटोन का रेस्ट मास 0, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास 0। देन ये फोटोन को अगर रोक दें, कोई स्पीड ना हो, और उसको न्यूट्रिनो को अगर रोक दें, तो न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 ना, तो न्यूट्रिनो को अगर हम रोक दें तो उसका तब कोई मास नहीं होगा, तब उसका मास 0 माना जाएगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी में परिवर्तन आता है, मास पे भी परिवर्तन आता है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, जबकि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कहानी है इसकी। बाकी आता है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं वो एक जगह फेल भी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी यही मान के चलना है जो भी हम आपको बताएंगे। वो ये है कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब बात समझिए, हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
यानी तब की बात करेंगे जब हमारा चार्ज कैसा हो, चार्ज हो रेस्ट पे। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे हो तो खाली क्या प्रोड्यूस करेगा, तब केवल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये कोई एनर्जी नहीं है। इसके अलावा आगे समझें कि चार्ज अगर इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, तो केवल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मगर अगर ये चार्ज आपका जो है वो एक्सेलरेट करने लगे, एक्सेलरेट का मतलब है या तो चार्ज की स्पीड बढ़ रही हो या फिर चार्ज की स्पीड घट रही हो, दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया, तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा है समझ जाइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। आप समझ रहे हैं हमने क्या लिखा है, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन और चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब चार्ज रुका हुआ होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, एक प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, एनर्जी का रेडिएशन करता है, लेकिन तभी जब वो एक्सेलरेटेड हो। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे लेकिन उसको ज़रा भी हल्के में नहीं लेना है। देखिए कि अगर मान लीजिए आपने सुना होगा कि सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ इसमें कोई नई बात तो है नहीं भाई, प्लस प्लस चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, माइनस माइनस चार्ज होगा तो रिपल्सन करेगा। लेकिन अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा इनमें। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए ये कॉन्सेप्ट बच्चों वाला है। अब आपको बताते हैं कि सोचा कैसे जाता है। देखिए अगर दो चार्ज बॉडीज हैं और सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं, यानी कि दो बॉडीज हैं, इस बॉडी में भी प्लस चार्ज है और इस बॉडी में भी प्लस चार्ज है, ठीक, तो इन दोनों बॉडीज में प्लस प्लस चार्ज है। एक सेकेंड रुकेंगे ज़रा, थोड़ा इंक डाल ले, मार्कर में इंक की कमी है। देखिए अगर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, तो क्या हो सकता है। एक बात बताइए कि प्लस चार्ज आने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। मैंने बताया था कि यार 11 इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे एग्जांपल लिया था कि 11 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें अभी भी बचेंगे ना। बस ये बात हो रहा है कि प्रोटॉन अभी भी 11 होंगे, तभी इस पर प्लस चार्ज दिखा रहा है। मतलब हमने 11 का एक एग्जाम्पल लिया, होता कुछ भी हो उसकी बात अलग है, मगर अभी बताइए कि इलेक्ट्रॉन क्या अभी इसमें है, नहीं, इलेक्ट्रॉन अभी हैं इसमें। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला सारा प्लस प्लस यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे इसका, या मान लो ये पूरा का पूरा प्लस प्लस इसके सरफेस पे यहाँ पे आ जाए, प्लस प्लस ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्लस प्लस सरफेस पे आ गया। इसके प्लस को देख के हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉनों का
मन भटक जाए और सब आके इधर आ जाए, इधर साइड में ऐसे, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, और ये प्लस वाला इधर चला जाए, ऐसे ऐसे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब बताइए कि ये जो प्लस वाला चार्ज है ये माइनस पे अट्रैक्शन नहीं लगाएगा क्या? ये वाला प्लस चार्ज इस माइनस पे अट्रैक्शन भी लगा सकता है। तो देखिए सिमिलर चार्ज बॉडीज थी, इस पे भी प्लस चार्ज था, इस पे भी प्लस चार्ज था, बस हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन इसके वाले प्लस वाले इधर आ गए और इसके माइनस माइनस वाले सब यहाँ माइनस हो गए। तो अब बताइए कि ये वाले दोनों पास पास पे हैं, तो इस पे क्या लगेगा? इस पे तो यार अट्रैक्शन ही लगेगा ना, इस पे तो अट्रैक्शन लगेगा। तो देखिए एक स्टेटमेंट है कि सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। बाकी यार कॉन्सेप्ट आपने जो सीखा था बचपन में अट्रैक्ट ईच अदर, वो सही है। आपकी मैम ने जो बताया होगा 9th 10th में कि सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होता है, उसमें कोई गलती नहीं है। बस ये भी हो सकता है कि सिमिलर चार्ज बॉडीज हों और उनमें अट्रैक्शन हो जाए, रिपल्सन ना हो। मगर इसको पूरा सीरियस पकड़ो, सिमिलर चार्ज बॉडीज लिखा है यहाँ पर, सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स नहीं लिखा है। अगर ये पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब होता है डायमेंशनलेस टाइप के, तो इसमें इसको, इस फिनोमिना को, इस तरह के अरेंजमेंट हो जाने को, मतलब इसको देख के इसमें अरेंजमेंट हो जाए, इस तरह की फिनोमिना को इंडक्शन कहा जाता है। लेकिन यार अरेंजमेंट के लिए स्पेस तो चाहिए ना, पार्टिकल में स्पेस होता है क्या? पार्टिकल में स्पेस होता ही नहीं है। तो जब इसमें प्लस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, और अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा। तो जब पार्टिकल्स होंगे तो सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओनली रिपल ईच अदर, केवल रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन की कोई संभावना नहीं है। मगर इसमें अट्रैक्शन की भी संभावना है, 90% मान लीजिए रिपल्सन होने के चांसेस है, मगर 10% संभावना इस बात की भी है कि अट्रैक्शन हो जाए। इसके बाद आता है कि अगर आपका कोई कंडक्टिंग बॉडी है, अगर आपकी कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये जैसे मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है मेटल का, और इसको आपने चार्ज दे दिया 10 कूलम, 10 कूलम चार्ज दे दिया इसको, तो ये पूरा का पूरा 10 कूलम चार्ज, पूरा सॉलिड है, ये मेटल का है और सॉलिड है, कंडक्टर है, नहीं सॉलिड कंडक्टर है ये। लेकिन इसके बावजूद सारा का सारा प्लस चार्ज इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। चाहे कोई भी बॉडी हो, अगर वो कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं, पूरा चार्ज उसके बाहर आ जाएगा। उसका रीजन समझिए, जब आप इसको चार्ज करेंगे तो यार अगर मान लो निगेटिवली चार्ज कर दिया तो सारा माइनस माइनस का चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो सारा प्लस प्लस का चार्ज हो जाएगा। सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। जब सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होगा तो जाहिर सी बात है दूर दूर भागेगा, और दूर दूर कहाँ तक दूर भागेगा? जहाँ तक भाग पाएगा, तो बॉडी फाड़ के थोड़ी बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस पे, जो सबसे बाहर वाली सरफेस होगी, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सके, इसलिए आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। अगर मान लीजिए कि कंडक्टर ना हो, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर, तो उसमें चार्ज अगर आपने अंदर इनबिल्ट कर दिया ज़बरदस्ती, तो ये थोड़ी ना बाहर निकल पाएगा यार। चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्शन होना भी तो जरूरी है, तो इसमें तो कंडक्शन होगा ही नहीं, तो इंसुलेटर है। तो अगर ज़बरदस्ती इसमें चार्ज इनबिल्ट किया गया तो बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कंडक्टर है, उसको रास्ता मिल गया बाहर जाने का, तो तुरंत बाहर आ जाता है। आउटर मोस्ट सरफेस पे रिसाइड करता है क्योंकि रिपल्सन लगता है, ये रीजन है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि ये कुछ खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन या फिर कंडक्शन और या फिर इंडक्शन। तो फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होती है वो बताया था, रगड़ देंगे इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा, वो तो चलिए एक अलग बात हो गई। कंडक्शन समझ लीजिए, ये बताइए कि जैसे
ये टब है, इसमें पानी भरा है, ऐसे पानी नहीं भरा, खाली है ये खाली है। मगर इधर एक इस तरह की ट्यूब है बड़ी सी, और इसमें पानी है पूरा यहाँ तक, ऐसे एक्सक्यूज मी। तो यहाँ तक ये ट्यूब है, यहाँ पे हमने लगा रखी टैप इसको बंद करने के लिए। अब जब हम ये टैप खोलेंगे तो पानी इसका इसमें आने लगेगा, पानी इसमें आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। थोड़ी देर में क्या होगा, इसका पानी लेवल डाउन होता जाएगा डाउन होता जाएगा। मान लीजिए डाउन होते होते इस लेवल तक आ गया पानी, और उतनी देर में टब का पानी भी लेवल बराबर हो गया। तो अब बताइए अब क्या वाटर का फ्लो होगा? अब तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये खाली बर्तन था और ये कि भरा हुआ बर्तन था। पानी कितनी देर तक आया इसमें? जितनी देर तक इसका लेवल बराबर नहीं हो गया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगता है जब आप किसी चीज़ को चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ये बॉडी अनचार्ज्ड है, और एक आपके पास चार्ज्ड बॉडी है। तो शुरू में जब इसका चार्ज इसमें आएगा तो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। थोड़ी देर में लेवल ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे ही लेवल ऑफ चार्ज इक्वल होता है वैसे ही क्या होगा, इसमें चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन से चार्ज बॉडी का पूरा चार्ज अनचार्ज बॉडी में ले नहीं जाया जा सकता है। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो चार्ज आएगा वो इस बॉडी के चार्ज से कम होगा, मतलब पूरा चार्ज इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेवल ऑफ चार्ज को आगे चलकर पोटेंशियल बोला जाता है। तो देखिए हमने ये नहीं कहा है कि चार्ज इक्वल हो जाएगा, चार्ज की क्वांटिटी इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, पोटेंशियल का इक्वल होना ज़रूरी है। पोटेंशियल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ बात आपसे कहनी है, बात ये है कि 12th का सिलेबस यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया है और आपको पूरा कराया जाएगा। बस यही है कि 12th की NCERT से क्वेश्चन करा देंगे आपको एक्सरसाइज से, थ्योरी हम अपने पास से करा देंगे। इसके अलावा जो बच्चे नीट और IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले नीट के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद IIT JEE के। तो बेसिक से चलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी फिजिक्स थोड़ी गड़बड़ भी है, नीट के बच्चों की ज़्यादा गड़बड़ रहती है, जो बच्चे नीट के लिए ट्राई करते हैं उनकी फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ रहती है। वो जानते ही होंगे, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो उनको पहले से ही पता होगा उनकी फिजिक्स बहुत ख़राब होगी। तो फिजिक्स आपको बहुत बेसिक से करानी पड़ेगी और बेसिक से हम कराएंगे भी। जल्द से जल्द बाकी का मटेरियल अपलोड करेंगे। फिलहाल ये वीडियो में यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।